तो जनाब फाइनली यमुना अथॉरिटी की तरफ से रेजिडेंशियल स्कीम नई जो कि सेक्टर 22D में लाई गई है, ये स्कीम आउट हो गई है। कैसे आवेदन करना है, क्या डिटेल ब्राउचर है जनाब, इसकी कीमत लगभग 644 रुपए है। कृपया करके पैसे ऐसे वेस्ट ना करें। जो आपने डिटेल ब्राउचर आपको देखने को मिलेगा वो हम आपको इस वीडियो, सिंगल वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो जरूर बड़ी हो सकती है क्योंकि ब्राउचर में डिटेल्स की क्या कॉस्टिंग है, किस साइज के निकाले गए हैं और क्या चीज निकाली गई है जो कि पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से ये स्कीम ओपन एंडेड स्कीम है। तो जनाब फाइनली जिसका स्कीम कोड BHS 09 2023 है। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का पहले मेरे भाई बंधुओं का जोरदार स्वागत है। जनाब आपको ये बता दें, ये मल्टी स्टोरीड BHS फ्लैट, जी हाँ, जो सेक्टर 22D में यमुना अथॉरिटी ने बनाए हैं उसके लिए स्कीम आउट करी गई है। आपको ये बता दें बहुत जल्द आपको प्लॉट्स की भी स्कीम आने वाली है। तो जो कहीं भी पहली बार आए हैं कहीं ना जाए, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि फ्री का मुफ्त का चैनल आपको मिल रहा है। ये ब्राउचर की कीमत आप अथॉरिटी की वेबसाइट जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com पे जा सकते हैं और जैसे ही आप उसे लॉगिन करेंगे ऊपर में आप देखेंगे वहां पे ही ये BHS फ्लैट्स अप्लाई करने का आवेदन आएगा। अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो जनाब वो सीधा का सीधा आपसे 644 रुपए की कीमत पैसा मांगेगा, OTP मांगेगा, मोबाइल नंबर पहले मांगेगा, फिर आपसे पैसा मांगेगा। तो जनाब यहाँ पे आपको मुफ्त में नॉलेज मिल रही है। तो जल्दी से अभी इसे शुरू करते हैं। तो ये है वो प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर स्कीम जो शुरू हो गई है, ओपन एंडेड स्कीम है सेक्टर 22D यमुना अथॉरिटी में। चलिए अब एक बार वन बाय वन इसको पढ़ लेते हैं। योजना का विवरण, बिल्डअप भवन योजना के अंतर्गत सेक्टर 22D में रेडी टू मूव ये फ्लैट्स निकाले गए हैं जो कि बहु मंजिला भवनों का आवंटन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर किया जाएगा। योजना का नाम ओपन एंडेड योजना, योजना कोड BHS 9 2023, रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। इसकी प्रारंभ की तिथि 1 अगस्त 2023 रखी गई है। इसका प्रॉपर्टी कोड 1 है। इसकी योजना का विवरण S+16 है। अगर हम इनकी बात करें साइज की तो जनाब ये सारे के सारे 2 BHK फ्लैट्स हैं। यूनिट एरिया, सब कुछ शुरू करने से पहले और आगे तक कंटिन्यू करने से पहले आप जरूर कमेंट में ये बताइएगा क्या ये वाकई ये जो कीमतें रखी हैं अथॉरिटी ने ये इस पे लागू होती हैं, क्या इसकी इतनी वैल्यू है, जरूर कमेंट में बताइएगा, दिलचस्प टॉपिक है। तो चलिए 2 BHK फ्लैट, इसका यूनिट एरिया लगभग 99.86 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर और अगर हम स्क्वायर फीट में बात करें तो 107.88 स्क्वायर फीट। अगर कारपेट एरिया की बात करें तो 64.72 स्क्वायर मीटर और 969.64 स्क्वायर फीट में। फ्लैटों की संख्या लगभग 462 है। जी हां, 462 जो कि संख्या बहुत ज्यादा है और सेक्टर 22D में ये निकाले हैं। कीमत की बात करें, ये बहुत दिलचस्प है। कीमत है 42,34,000 रुपए, जिसके लिए आपको अभी पंजीकरण राशि 4,23,000 रुपए देना है। जनाब स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं इसमें आपको कितना पैसा अभी देना है और क्या इसमें आपको इंस्टॉलमेंट के माध्यम, सब कुछ है इसमें। दिलचस्प है तो जरूर कहीं ना जाए, शुरू से आखिरी तक सुने। पूरा डिटेल में हम आपको वन बाय वन बता रहे हैं। तो चलिए पहले आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि 2 BHK की ये कीमत है, वहां पे 42,34,000 रुपए का फ्लैट लेना फायदेमंद का सौदा है या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं भवनों के आवंटन की नियम एवं शर्तें। भवनों के आवंटन ड्रॉ के समय जो भी आवंटन भवन की प्रचलित दर कीमत होगी उसी दर से भवन की कीमत तय होगी। ब्राउचर में दी गई कीमत लागत अस्थाई है और फ्लैट्स का कब्जा प्राप्त करते समय परिवर्तित हो सकती है। यह परिवर्तन फ्लैट्स के निर्माण और विकास या प्राधिकरण, अदालत या राज्य सरकार द्वारा भूमि मुआवजा
ऑब्लिक अधिग्रहण राशि ऑब्लिक अनुग्रह राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि के कारण हो सकता है। पट्टेदार ऑब्लिक आवंटी को प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व इस प्रकार को किसी भी वृद्धि का भुगतान करने संबंधी सहमति और अनुपादित साझेदारी का वादा करना होगा। अगला पॉइंट, किसी भी न्यायालय में आवंटी द्वारा वाद योजित करने संबंधी देयकों का वहन आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा। अगला पॉइंट, यदि सेवा कर की कोई देयता है तो उसे आवंटन को वहन करना होगा। अगला पॉइंट, ऊपर उल्लिखित फ्लैट सेक्टर 22D में होंगे विवरण के साथ फ्लैट्स के डिजाइन और मानचित्र उपलब्ध हैं। वो भी हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके के डिजाइन हैं और किस तरीके की फोटोज हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। उपलब्ध डिजाइन और मानचित्र के फिटिंग और फिक्चर का भी विवरण है। जी हाँ, वो भी हम आपको फिटिंग फिक्चर क्या क्या इसमें अथॉरिटी लगा के दे रही है वो भी हम आपको बताते हैं अभी बहुत जल्द। अगली पॉइंट, अन्य अनिवार्य शुल्क जिनका भुगतान निम्नानुसार देय होगा। नोट करें, यह शुल्क केवल फ्लैट्स के मूल बिक्री मूल्य से ऊपर है और उल्लिखित भवनों के तलवार फ्लोर वाइज लागू होगा। फ्लोर वाइज लागू होगा। क्या फ्लोर वाइज लागू होगा ये भी देख लें। प्रथम एवं द्वितीय तल के लिए मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के लिए 100 रुपए प्रति वर्ग फीट। अगला तृतीय एवं चतुर्थ तल के लिए मतलब थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर के लिए 75 प्रति वर्ग फीट। अगला पश्चिम एवं पश्चिम तल के लिए 50 प्रति वर्ग फीट और पश्चिम के ऊपर के फ्लैट्स कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं है। अगला पॉइंट वो है कार पार्किंग का। तो अगर हम कार पार्किंग की बात करें तो कॉम्प्लेक्स के भीतर कवर क्षेत्र स्टिल्ट में कार पार्किंग हेतु रिक्त स्थान सीमित है। आवेदक को यह जानकारी दी जाती है कि वह आवेदक फॉर्म भरते समय ये सुनिश्चित कर लें कि वह कार पार्किंग लेने के इच्छुक है। जनाब, कार पार्किंग का जो ऑप्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे अगली वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। इसलिए जरूर चैनल से जुड़ जाइए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वरना वो वीडियो मिस कर देंगे। कैसे आपने उसमें अप्लाई करना है हम उस स्क्रीन पे आपको लेके जाएंगे पोर्टल पे और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो इसमें कार पार्किंग के जो इच्छुक हैं तो उनको जो है द्वारा आवेदक फॉर्म में कार पार्किंग का कॉलम भरना आवश्यक है। इट इज मैंडेटरी टू फिल द कार पार्किंग फॉर्म अगर आप कार पार्किंग का ऑप्शन लेना चाहते हैं। यदि आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में कार पार्किंग का कॉलम रिक्त होगा तो भविष्य में पृथक से समान ग्रहण नहीं होगा। अगला पॉइंट, आवेदक केवल एक कार के स्थान के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन अनुमन्य नहीं होगा और कार पार्किंग हेतु आवंटन ड्रॉ में माध्यम से किया जाएगा। मतलब आप सिर्फ एक ही कार पार्किंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सोचे एक से अधिक 2 कार पार्किंग के लिए हम अप्लाई कर दे, इट इज नॉट एप्लीकेबल। अगला पॉइंट, ड्रॉ में स्टिल्ड कार पार्किंग आवंटित होने की दशा में ₹1,00,000 पार्किंग की दर से देय होगा। तो इसकी भी कीमत अथॉरिटी ने डिसाइड कर रखी है। अगला पॉइंट, आवंटित कार पार्किंग स्थान की कीमत लागत का भुगतान लीज डीड के समय में जमा करना होगा। अगला पॉइंट, अब हम बात करते हैं ये सारा का सारा अब है रिजर्वेशन का। तो जनाब, हमने आपको पहले भी बताया था कि रिजर्वेशन रखा जाता है और इस बार भी यमुना अथॉरिटी की तरफ से रिजर्वेशन रखा गया है, तो उस बारे में भी आप एक बार जान ले। निर्धारित आरक्षण श्रेणियों का आरक्षण श्रेणी जिसका लगभग 17.5% जो आरक्षण का प्रतिशत दिया गया है वो फार्मर्स कैटेगरी कृषक को दिया गया है जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकासकरण या जेवर एयरपोर्ट हेतु अधिग्रहण को गई है। अगला नोट, इसी में कृषक जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है उसमें 21% एवं 2%
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदन को बहुमंजिला फ्लैट में आरक्षण मिलेगा। मींस एससी एसटी के लिए 21% और 2% का इसमें आरक्षण रिजर्वेशन रखा गया है। अगला जो रिजर्वेशन है वो आपके लिए है दिव्यांगों के लिए। दिव्यांगों के लिए निश्चित जन अधिनियम 1995 की धारा 43 के क्रम से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कुल 3%, जी हां 3% श्रेणी जो है हॉरिजॉन्टल आरक्षण आरक्षित श्रेणियों तथा अनारक्षित श्रेणी सामान्य के लिए अनुमान्य होगा। अगला पॉइंट जो है प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निशंजन आवेदकों के लिए आरक्षित होगी। यह आरक्षण कुल प्रतिशत भूखंड एवं भवन की 4% भाग पर लागू होगा। इस श्रेणी के बीच आवंटन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा और इस ड्रॉ में 1% आरक्षण 4% में से नेत्रहीन, जी हां नेत्रहीन जो कि हम कहें ब्लाइंड होते हैं उनके लिए उसके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। उक्त श्रेणियों के विकलांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदनों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का जो है संलग्न करनी होगी। मींस आपको जो है आपको इसका जो प्रमाण पत्र जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपको जरूर इसमें आपको अटेस्टेड जो है आपको जो जहां अथोराइज जो इसकी कंपिटेंट अथॉरिटी होते हैं उनसे आपको जो है प्रोवाइड कराना होगा। अगला, यदि ड्रॉ के समय किसी भी आरक्षण श्रेणी के फ्लैटों की संख्या प्राप्त आवेदन से कम पाई जाती है तो बचे हुए फ्लैट को सामान्य श्रेणी में हस्तांतरित कर लिए जाएंगे। मींस अगर रिजर्वेशन वाले बंदे इसमें आपको कम मिलते हैं तो जो फ्लैट्स इसमें बच जाते हैं उसको जो है कन्वर्ट सामान्य श्रेणी में कर दिया जाएगा। अब जनाब हम बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं ये अब एक बार देख लेते हैं। तो ग्राह्यता सामान्य श्रेणी, तो सबसे पहले जो हम बताने जा रहे हैं जनरल कैटेगरी के बंदों के लिए बताने जा रहे हैं वो एक बार सुन ले। आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने योजना प्रारंभ होने की तिथि तक व्यवस्था की आयु प्राप्त कर ली हो। मींस वो मेजॉरिटी की एज में हो, इंडियन हो, माइनर ना हो। अगला पॉइंट, इस श्रेणी में आवेदक अथवा उसके पति या पत्नी के नाम अथवा उसके आर्थिक बच्चों के नाम में पूर्व रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई भी आवासीय भूखंड या भवन अथवा फ्री होल्ड आधार पर अथवा HPTA हायर परचेज टेनेंसी एग्रीमेंट लाइसेंस के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा किसी भी पूर्व योजना में आवंटन ना किया गया हो तो आवेदन पब्लिक आवंटन निरस्त करते हुए उसका द्वारा जमा की गई परिशोध राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी। मींस इसमें जो भी उनके पति है, पत्नी और उनके बच्चे हैं उनका जो है कोई भी पहले आवासीय जो है रेजिडेंशियल भूखंड भवन या कोई फ्री होल्ड जो हम कहें या हम कहें हायर परचेज टेनेंसी एग्रीमेंट जो है यमुना अथॉरिटी से नहीं होना चाहिए, पहले अथॉरिटी से। अगर है तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पैसा जो आप इसमें अप्लाई करेंगे EMD कॉस्ट जो आप जमा करेंगे वो आपका पैसा हो जाएगा जब्त। अगला कंडीशन, आवेदक उनके पति पत्नी अथवा आर्थिक योजना के अंतर्गत केवल एक ही फ्लैट हेतु आवेदक कर सकते हैं। मींस आप हस्बैंड है, आप वाइफ है, आप कोई भी है अपनी फैमिली में, ये नहीं आप अपनी वाइफ से अलग भरवाएंगे, आप अलग भरेंगे। आपने अपनी एक फैमिली, क्योंकि आप एक सिंगल फैमिली है, आपने एक ही इसमें भरना है। अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म फ्लैट का भरते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपका जनाब फ्लैट तो कैंसिल होगा ही, आपका पैसा भी इसमें जब्त कर लिया जाएगा। चलिए अगले भी हम क्लॉज आपको बता देते हैं। विहित आरक्षण श्रेणी की पात्रता
उनका पहला क्लॉज, आवेदक भारतीय नागरिक हो। ये आरक्षित श्रेणी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, रिजर्वेशन वाली कैटेगरी का, जिसमें वो सेम चीजें हैं, इंडियन हो, आप जो 18 साल से ऊपर हो, केवल एक ही आपने आवेदक इसमें जो है आपने स्कीम में अप्लाई करना है, और आपको जो है कोई भी इसमें पहले पूर्व योजना में प्राधिकरण से कोई आवंटन ना किया गया हो, तो वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट, आवेदक उनके पति पत्नी अथवा आर्थिक योजना के अंतर्गत केवल एक ही फ्लैट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी समय पाया जाता है कि आप एक से ज्यादा करेंगे तो आपका पैसा जब्त हो जाएगा। अगला क्लॉज जो है B3, पात्र कृषक जिनकी भूमि यमुना प्राधिकरण में गई है, तो उनके लिए क्या किस तरीके के क्लॉज रखे गए हैं। सबसे पहला, ऐसे फार्मर कैटेगरी आवेदक के लिए पात्र होंगे जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत क्रय की गई है, या जेवर एयरपोर्ट परियोजना हेतु अधिकृत क्रय की गई है, तो तथा उनका प्राधिकरण द्वारा निर्वाध व अतिक्रम मुक्त कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो। ब्राउशर में दिए गए प्रपत्र के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अंडरटेकिंग 1 के अनुरूप जमा करना होगा। अगला क्लॉज इनके लिए, यदि भूस्वामी अथवा उसके पति पत्नी आश्रित बच्चों को प्राधिकरण की किसी योजना में पूर्व में ही फ्लैट भूखंड आवंटित हुआ है, तो वह इस आरक्षण योजना में के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। अगला क्लॉज, आवेदक उनके पति पत्नी अथवा आश्रित योजना के अंतर्गत केवल एक ही फ्लैट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी समय पाया जाता है तो उनका भी पैसा जब्त हो जाएगा। अगला पॉइंट, कृषक श्रेणी के अंतर्गत सफल आवेदक आवंटित बहुमंजिला फ्लैट को आवंटन तिथि के 5 साल बाद हस्तांतरित कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अधिग्रहित भूमि के अलावा यमुना प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित कार्य की गई भूमि पर या अन्य किसी और भूमि जिसके आवंटन के लिए इस योजना में आवंटन पत्र पर निकल गया हो, आवेदक द्वारा अतिक्रमित नहीं होना चाहिए। इस आशय का शक्षस पत्र 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अंडरटेकिंग 2 के अनुरूप जमा करना होगा, जो ब्राउचर में संलग्न है। हम आपको दिखा देंगे अभी वो किस तरीके के आपको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अंडरटेकिंग देनी है। अगला पॉइंट नंबर 6, आवेदक द्वारा संपूर्ण प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फॉर्म 11C की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी होगी। अगला पॉइंट, अगर सत्यापन पर या किसी भी स्तर में यह पाया गया कि ऊपर उल्लिखित शर्तों में किसी का भी उल्लंघन हुआ है, तो आवेदन पत्रों को खारिज कर लिया जाएगा और पंजीकरण का पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, वो है आवंटन की प्रक्रिया। तो चलिए अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। आवश्यक भूखंडों भवनों का आवंटन प्रथम पावत आधार पर किया जाएगा, अर्थात जिस आवेदक का आवेदन पूर्ण रूप से भर पहले जमा किया जाएगा उसका आवंटन पहले किया जाएगा। आवेदकों को मध्यम भवन संख्या तल का आवंटन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। बिल्डअप हाउसिंग फ्लैट स्कीम, जिसका BHS 09/2023 के योजना के प्रारंभ होने के पश्चात आगामी माह की प्रथम तिथि से माह की अंतिम तिथि में मध्य में जो भी आवेदन प्राप्त होंगे, उन आवेदनों की जांच आगामी 15 दिनों में करते हुए पात्र पाए गए आवेदकों के मध्यम ड्रॉ किया जाएगा। ड्रॉ के भवन संख्या के आवंटन के साथ सफल आवेदकों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट yamunaexpresswayauthority.com पर अपलोड कर दी जाएगी। उपरोक्त प्रक्रिया योजना समाप्त होने तक अपनाई की जाएगी। यदि ड्रॉ के समय
और आरक्षित श्रेणी के फ्लैटों की संख्या प्राप्त आवेदकों से कम पाई गई तो बचे हुए आवेदकों की सामान्य श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अगला पॉइंट, ड्रॉ के उपरांत रिक्त भवनों की सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अब बात आती है आवेदन कैसे करें। इस आवेदन फॉर्म प्राप्त करने हेतु की वेबसाइट yamuna-expressway-authority.com पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 500 रुपए प्लस 18 रुपए जो कि प्रतिशत जीएसटी के भुगतान आप करेंगे, तो इसको जो आपको भुगतान ऑनलाइन करके आप इसको जो है सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही आप इसका जो फॉर्म है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भुगतान करने की योजना, कैसे आप इसका पैसा जमा करेंगे, क्या है इस स्कीम में पैसा जमा करने का तरीका। तो आइए, पहला वो है ब्याज सहित 5 वर्षीय किस्त योजना। इस योजना में प्रॉपर्टी कोड में दिए गए फ्लैटों के निर्धारित कुल राशि, ध्यान से सुनिएगा, कुल राशि की 30% धनराशि कितनी बनी जनाब? 42 लाख के आसपास की 30% बन गई 12,60,000 लगभग। यह आपने पंजीकरण राशि जो आपने आवंटन तिथि से 60 दिन के अंदर आवंटन राशि के रूप में तय होगी। मींस आपको 12,60,000 रुपए लगभग 60 दिन के अंदर जैसे ही आपको अलॉटमेंट आपको मिलता है, आपको इसको 2 महीने के अंदर आपको इसका पैसा जमा करना है। तो आपने 30% आपने 12,60,000 दे दिया, रह गया आपका रिमेनिंग अमाउंट, वो आपने जनाब कब जमा करना है? तो सुन लीजिए, 70% धनराशि जो आपको 6 महीने बराबर जो कि आपका 10% ब्याज जिसमें आपका लगेगा, ये आपको उसकी दरों के हिसाब से, जी हाँ, किस्तों में ये आपको देना होगा। तो ये आपको जो है 61वें दिन से ये आपको ब्याज आपको 70% पे आपको जो कि 6 माही बराबर किस्तों में आपको इसका भुगतान कर सकते हैं। अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रेट विल बी रिवाइज्ड ऑन एवरी 1st जनवरी एंड 1st जुलाई ऑफ ईच ईयर एज इंस्ट्रक्टेड इन जीओ, जो लेटर नंबर दिया है। अगला पॉइंट, नोट, इस प्रपत्र के संबंध इन संदर्भ में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को ही आवंटन तिथि माना जाएगा। यदि आवंटित द्वारा योजना में आवेदन करते हेतु बैंक या वित्तीय संस्था के ऋण लिया जाएगा तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन संबंधी सूचना बैंक को प्रेषित की जाएगी। आवंटन पत्र आवेदक को प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवंटन की स्वयं होगी। आवंटी संबंधित बैंक के संपर्क कर आवंटन पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करे, अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगला पॉइंट, 6 माही किस्तों का भुगतान निर्धारित समय में नहीं किए जाने की दशा में डिफॉल्टर अवधि के लिए 3% अतिरिक्त ब्याज, जी हाँ, 3% का एक्स्ट्रा ब्याज दंड के रूप में आपको स्वयं देना होगा। प्राधिकरण द्वारा आवंटन के पक्ष में लीज डीड जो कि निष्पादन की तिथि डीम्ड को ही कब्जा प्राप्त करने की तिथि माना जाएगा। अगला पॉइंट, भुगतान विधि। सभी भुगतान प्राधिकरण को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर जो नोएडा ग्रेटर नोएडा पर देहो के रूप में किया जा सकते हैं। इस कार्य में के लिए आवंटन पत्र में वर्तित अधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान सीधे स्वीकार किए जाएंगे। द पेमेंट्स कैन बी मेड ऑनलाइन ऑन अथॉरिटी पेमेंट गेटवे पोर्टल और थ्रू RTGS/NEFT। अगला पॉइंट, आवंटन धनराशि हेतु सामान्यतः समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा। यदि आवंटित द्वारा देय आवंटन राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो विलंब अवधि के लिए समय विस्तरण विशेष परिस्थितियों के तहत मुख्य कार्यालय अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की अधिकतम 60 दिन के लिए इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जाएगा कि समय विस्तरण की दशा में 12% वार्षिक ब्याज बकाया धनराशि पर डिफॉल्ट किए गए समय के लिए देय होगा।
अगला पॉइंट, आवंटित पट्टाधारक द्वारा जमा की गई धनराशि सर्वप्रथम देय ब्याज में समायोजित की जाएगी, तदोपरांत शेष धनराशि किस्तों वेद देय लीज रेट में समायोजित की जाएगी। अगला पॉइंट, आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिन के अंदर पूर्व भुगतान एक मुश्त धनराशि जमा करने की स्थिति में आवंटन को भवन की कुल धनराशि पर 2% की छूट अनुमन्य होगी। तत्पश्चात यदि आवंटी द्वारा एक मुश्त भुगतान का विकल्प ग्रहित किया जाता है तो शेष धनराशि का ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आवंटित को एक मुश्त भुगतान से पूर्व प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा भुगतान के लिए प्राधिकरण को भुगतान के साक्ष्य, यूटीआर नंबर ऑफ एनईएफटी ऑब्लिक आरटीजीएस एंड कॉपी ऑफ बैंक चालान एक्सेट्रा उपलब्ध करना होगा। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, एरिया की। आवंटित फ्लैट का क्षेत्रफल कब्जा दिए जाने समय कुछ भिन्न हो सकता है। ऐसी दशा में फ्लैट का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि अंतर 10% तक है तो भवन की स्थिति में परिवर्तन या समर्पण की अनुमति नहीं होगी। यदि अंतर 10% से अधिक है तो आवंटन को आवंटन समर्पित करने की छूट होगी तथा ऐसी दशा में जमा की गई समस्त धनराशि साधारण ब्याज दर जो तत्समय एसबीआई के बचत खाते पर देय हो के आधार पर वापस कर दी जाएगी। अगला पॉइंट, जैसे है जहां है के आधार पर ये फ्लैट्स निकाले गए हैं। क्रेता द्वारा फ्लैट जैसे है जहां के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर जिनकी अवधि पट्टा प्रलेख की निर्धारित तिथि के प्रारंभ कर स्वीकार किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं असफल आवेदक की। उन आवेदकों की पंजीकरण राशि जिन्हें फ्लैट आवंटित नहीं हो सके हैं या हम कहें बात और यदि राशि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए प्राधिकरण के पास जमा रही है वह राशि बिना ब्याज की लौटा दी जाएगी। यदि जमा राशि की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो जाती है तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रिवेलिंग सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग अकाउंट इन एसबीआई दर से जनाब जमा धनराशि पर ब्याज दिया जाएगा। अगला पॉइंट, ड्रॉ आवंटन से पूर्व संपन्न की स्थिति में जमा संपूर्ण पंजीय राशि बिना ब्याज लौटा दी जाएगी। ड्रॉ आवंटन के उपरांत 30 दिन के भीतर आवंटन संपन्न करने पर पंजीयन राशि का 10% भाग जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि बिना ब्याज लौटा दी जाएगी। अगला पॉइंट, ड्रॉ आवंटन के पश्चात 30 दिन के पश्चात किंतु 45 दिन के भीतर आवंटन संपर्क करने पर पंजीयन राशि का 50% धनराशि प्राधिकरण हित में जब्त कर ली जाएगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से कोई सूचना शेरित नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट, ड्रॉ आवंटन के पश्चात 45 दिन के बाद परंतु आवंटन के 6 महीने से पहले संपन्न करता है तो फ्लैट की कुल कीमत की 10% राशि की कटौती की जाएगी। शेष राशि बिना ब्याज ले लौटा दी जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा प्रशक से सूचित नहीं किया जाएगा। ड्रॉ आवंटन के से 6 माह के बाद आवंटन संपन्न करने की दशा में आवंटित द्वारा जमा की संपूर्ण धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर दी जाएगी। यदि आवंटित निर्धारित समय में देय राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवंटन निरस्त कर लिया जाएगा और इस प्रकार से निरस्त किए गए फ्लैट के लिए निरस्तीकरण की तारीख तक जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा। नोट, यदि आवंटित उपरोक्त समर्पण क्लॉज में दिए गए समय के पश्चात अपना संपन्न प्रत्यावन प्राधिकरण में प्रस्तुत करता है तो वह मान्य नहीं होगा। संपन्न के प्रकरणों में संपन्न की तिथि वह मानी जाएगी जिस दिन संपन्न पत्र प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त होगा। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर
कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवंटन को संपन्न पत्र के साथ मूल पंजीयन पावती संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी। अगला पॉइंट, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त प्राधिकरण पट्टादाता उल्लिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होगा। गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर प्राधिकरण अथवा अन्य विधेय निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों को उल्लंघन करने पर। अगला पॉइंट, आवेदक आवंटी पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण आवंटन पट्टे की नियम ब्राउचर के नियम एवं शर्तों के तोड़ने, उल्लंघन करने और अथवा आवंटन राशि जमा ना करने पर। अगला पॉइंट, 3 लगातार किस्तों ना देने पर यमुना प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का अधिकार रहेगा। उपरोक्त के उप प्रस्तर 1, 2 व 3 के अंतर्गत निरस्तित की दशा में निस्तारीकरण की तिथि तक जमा धनराशि जब्त कर ली जाएगी और फ्लैट मय ढांचे के प्राधिकरण पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जाएगी और आवंटी पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने को कोई अधिकार नहीं होगा। अगला पॉइंट, पट्टा अवधि एवं पट्टा किराया। फ्लैट का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टे पर दिया जाएगा और पट्टा किराया लीज डीड निष्पादक से पूर्व फ्लैट के कुल मूल्य का 10% एक मुक्त देय होगा। अगला पॉइंट, पट्टा अनुबंध का निष्पादन। ये भी आप देख सकते हैं अधिसूचना संख्या नंबर ये दिनांक जो 2009 की है में वर्णित प्राविधान में अंतर्गत आवंटी को आवंटन के 6 माह के भीतर पट्टा अनुबंध निष्पादन कराकर सब रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में निबंधित करना होगा। अथवा आपकी जो लीज डीड के निष्पादन के समय उन्हें सर्कल रेट पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अधिसूचना की प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अगला, पट्टा दस्तावेज या तथा कब्जे का निष्पादन। आवंटित को कब्जा लेने की सूचना प्रेषित करने के 180 दिन के भीतर कानूनी दस्तावेज पट्टा प्रलेख लीज डीड का निष्पादन एवं पंजीकरण निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट, दस्तावेजी प्रभार। कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर टिकट लगाने तथा उसे पंजीकरण कराने संबंधित समस्त शुल्क और उसकी प्रत्यता बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकस्मिक खर्चों का वह आवंटन को ही करना होगा। आवंटी को अचल संपत्ति के हस्ताक्षर के संबंध में स्टैंप ड्यूटी जो इसके लिए अतिरिक्त किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई जाएगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा। अगला पॉइंट, गिरवी रखना। आवंटित पट्टाधारक प्राधिकरण पट्टादाता की पूर्व सहमति लेकर भूखंड फ्लैट की लीज डीड निष्पादक पंजीकरण के पश्चात किसी भी बैंक वित्तीय संस्था से ऋण आरोहण हेतु फ्लैट गिरवी रख सकता है और पट्टादाता द्वारा ऐसी स्वीकृति देते समय लगाई गई नियम व शर्तें आवंटन को मान्य होंगी, वह उनका अनुपालन करना होगा। इसके साथ ही रहन गिरवी रखी संपत्ति के विक्रय अथवा मोचन निषेध होने पर पट्टादाता को अधिकार होगा कि भूखंड फ्लैट की अंजीकरण बनी कीमत 50% का वो प्रतिशत को पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाती है को प्रथम धारक के रूप में वसूल ले व अन्य रहन अधिकारों के प्रारंभिक अधिकार होगा। भूखंड व फ्लैट के बाजार मूल्य निर्धारण के पट्टादाता का निर्णय अंतिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा। इसके साथ ही पट्टादाता को रहन गिरवी रखी संपत्ति से पूर्व विनिर्णय अनर्जित बढ़ोतरी को उस प्रतिशत को कम कर
पूर्व क्रय का अधिकार होगा। पट्टादाता या विनिर्णित अनर्जित बढ़ोतरी व संपत्ति के पूर्ण कर का अधिकार अनुचित विक्रय एवं हस्तांतरण के समय भी बराबर के मान्य होगा, चाहे वह न्यायालय या हम कहें दिवालिया की ज्ञापित के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा होगा। अगला पॉइंट, आवृत्ति की फ्लैट में किसी तकनीकी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अगला पॉइंट, परिवर्तन की दशा में खामी होने पर प्राधिकरण पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, पूरे नुकसान की वसूली आवंटन से ही की जाएगी। अगला पॉइंट, मॉर्गेज की स्थिति में प्रथम अधिकार प्राधिकरण का रहेगा। यदि अधिकार की देयता अवशेष रहती है तो विवाद की स्थिति में प्रथम भुगतान प्राधिकरण के शेयर पक्ष में देय होगा तथा प्राधिकरण को वित्तीय लेनदार फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। अगला पॉइंट, फ्लैट का हस्तांतरण कानूनी। पहला क्यू, कानूनी उत्तराधिकारी अपने महिला पुरुष कानूनी उत्तराधिकारी को बहुमंजिला फ्लैट के हस्तांतरण की अनुमति मुख्य कार्यालय अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण होने पर दी जाएगी। अगला पॉइंट, कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को बहुमंजिला फ्लैट में हस्तांतरण की अनुमति मुख्य कार्यालय अधिकारी अथवा उनके द्वारा अतिरिक्त किसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। बहुमंजिला फ्लैट के इस प्रकार के हस्तांतरण के लिए आवंटित को निर्धारित हस्तांतरण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यालय अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यालय अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्व अधिकार होगा। अगला पॉइंट, दुरुपयोग, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन इत्यादि। फ्लैट का प्रयोग आवश्यक के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए होगा। आवंटित को फ्लैट उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य फ्लैट के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढांचा खड़ा करने पर अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों पर उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आप फ्लैट को नहीं जोड़ सकते, आप फ्लैट का परिवर्तन चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप पाए जाते हैं तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और फ्लैट का कब्जा अथॉरिटी वापस ले लेगी। अगला पॉइंट, करों के भुगतान का दायित्व। आवंटित पट्टाधिकारी को फ्लैट के आवंटन को संबंध में इस अवश्य आशय के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाए गए प्रत्येक विवरण का निर्धारण, करों तथा प्रभारों को सभी दरों का भुगतान स्वयं करना होगा, भले ही वे प्रभार फ्लैट अथवा उस पर निर्मित किसी भी भवन के संबंध में लगाए गए हों। अगला पॉइंट, भूरंग संपत्तियों के नियमन हेतु प्राधिकरण के आवश्यक परिसर के अंतर्गत और उनके बाहर सभी खानों, कोयला, खनिजों, प्रशोलन, स्वर्ण, मिट्टी का तेल, खदानों पर अधिकार होगा और इस संबंध में उस पर कोई भी कार्य करने पर पूर्व अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण का अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी भी चीज की तलाश करने, उसे प्राप्त करने और वहां से हटाने के लिए आवश्यक समझेंगे। आवश्यक बहुमंजिला फ्लैट के तल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी बहुमंजिला फ्लैट के संबंध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। अगला पॉइंट, अनुरक्षण। यह प्रस्तावित है कि कॉम्प्लेक्स का कब्जा दिया जाने की तिथि से 2 वर्ष तक रख रखाव का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और उसके बाद कॉम्प्लेक्स के रख रखाव का काम आवंटन द्वारा गठित
रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी आरडब्ल्यूए द्वारा किया जाएगा। इसके बाद यह अनिवार्य होगा कि सोसाइटी आरडब्ल्यूए का गठन करे और कॉम्प्लेक्स की मरम्मत और रख रखाव के द्वारा हमेशा इसे अच्छा और रहने योग्य स्थान बनाए रखना सुरक्षित करे। सभी आवंटियों को आरडब्ल्यूए का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगला पॉइंट, पहले 2 वर्ष कॉम्प्लेक्स को साफ सुथरा और रहने योग्य बनाने रखने के लिए आवंटियों को 2 बीएचके के लिए रुपए 1.5 लाख रख रखाव मेंटेनेंस चार्ज के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को कोष में जमा करने होंगे। आवंटियों पर यह शुल्क पट्टा विलेख में निष्पादन से पूर्व देय होगा, जिनका सूचना आवंटियों को प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख किए जाने हेतु जारी चेकलिस्ट के माध्यम से दी जाएगी। अगला पॉइंट, योजना के प्रथम व्यक्ति को अधिकार सौंपने के 2 वर्षों के बाद फ्लैटों का रख रखाव के आरडब्ल्यूए द्वारा ही वहन किया जाएगा तथा रख रखाव पर होने वाले खर्च को आरडब्ल्यूए अपने श्रेणियों को से वहन करेगी। यदि किसी कारणवश आरडब्ल्यूए का गठन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कॉम्प्लेक्स में रखरखाव का काम आवंटियों से मेंटेनेंस चार्ज लेकर प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा तथा प्राधिकरण मासिक आधार पर निर्धारित शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र होगी। अगला पॉइंट, प्राधिकरण द्वारा कॉम्प्लेक्स परिसर में नर्सरी स्कूल के लिए, सामुदायिक केंद्र के लिए, एक छोटे खेल के मैदान के लिए स्थान उपलब्ध है और एवं निवासियों की सुरक्षा हेतु परिसर की 4 दीवारी और एक गार्ड रूम है। अगला पॉइंट, प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके सभी नियमों और शर्तों के साथ सामुदायिक केंद्रों का खरीदने, उसके प्रबंधन और सभी सुविधाओं के संचालन का कार्य किसी बाहरी एजेंसी का हस्तांतरित कर सकता है। आवंटी को प्राधिकरण द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाले उपेक्षित प्रभार शुल्क भुगतान के बाद यह पूर्ण अधिकार होगा कि कम्युनिटी सेंटर के नियमों व शर्तों के अधीन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। अगला पॉइंट, पट्टा धारक आरडब्ल्यूए समूचे परिसर तथा भवन को हर समय बेहतर हालत में रखेगा और प्राधिकरण के संतुष्टि के अनुरूप बेहतर सफाई आदि व्यवस्था करेगा। आवंटित फ्लैट तथा उसके परिवेश एवं सभी उपलब्ध सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा। अगला पॉइंट, आवंटन को प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण 1976 के अनुच्छेद 8, 9 और 10 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अतिरिक्त सभी नियमों उप नियमों द्वारा निर्देशकों तथा मार्ग निर्देशकों का पालन करना होगा। प्राधिकरण की नियम व शर्तों का उन पालन ना होने पर प्राधिकरण को पर अधिकार होगा कि मुख्य कार्यालय अधिकारी द्वारा नियमानुसार जो दंड निर्धारित किया जाएगा यह दंड मान्य होगा। अगला पॉइंट, पट्टा धारक जैसे पोस्टरों, संविधि व अन्य वस्तु का प्रदान नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकूलक अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो। अगला पॉइंट, पट्टदाता द्वारा ऐसी विशिष्ट अनुमोदन स्थलों अथवा निर्माण की गई दुकान के सतह को छोड़कर पट्टा धारक दुकान के दीवार के बाहरी सतह पर कोई विज्ञापन अथवा प्ले कार्ड का प्रदर्शन नहीं करेगा। अगला पॉइंट, समुचित सुरक्षण एवं सुरक्षा हेतु ब्लॉक ऑब्लिक सेक्टर समूह के आवंटियों को आरडब्ल्यूए एवं एनएमसी गठित करनी होगी। फ्लैट के अग्नि सुरक्षा और कॉम्प्लेक्स में वर्षों के जल संग्रहण का प्रावधान कर दिया गया है। अगला पॉइंट, अन्य अनुच्छेद, मुख्य कार्यालय अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकरण अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्याय संगत तथा उचित समझ जाने पर समय समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके।
अगला पॉइंट, इस नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यालय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्य होगा। अगला पॉइंट, यदि प्राधिकरण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आवंटित बहुमंजिले फ्लैट पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो संपूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि पेनल इंटरेस्ट छोड़कर व डिफॉल्ट धनराशि की कटौती उपरांत जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी 4% वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटा दी जाएगी। रिफंड सरेंडर के प्रकरणों के रजिस्ट्रेशन धनराशि पर ब्याज की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से होगी एवं संपूर्ण रिफंड आवेदक तिथि तक की ब्याज दे होगा। अगला पॉइंट, सभी विवादों का आबंधन पट्टे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार संबंधित जिला न्यायालय जहां संपत्ति स्थित है अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायालय का होगा। अगला पॉइंट, आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण सन 1976 यूपी एक्ट 6/1976 के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम वे नियम लागू माने जाएंगे। अगला पॉइंट, फ्लैट का स्वामित्व पति पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से भी अनुमोदनीय है। अगला पॉइंट, प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि एवं एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल की जाएगी। अगला पॉइंट, मात्र पंजीयन धनराशि जमा कर देने से कोई आवेदन फ्लैट के आवंटन का हकदार नहीं होगा। अगला पॉइंट, यदि जमा पंजीकरण राशि विवरणा में उल्लिखित पंजीयन राशि की तुलना में कम होती है तो आवेदक स्वतः निरस्त हो जाएगा। अब आपको किसी भी तरीके की अगर दिक्कत है, अधिक जानकारी के लिए मैनेजर प्रॉपर्टी BHS 7 BHS जो योजना आपकी 09/23 है जिसका कस्टमर केयर नंबर 0102023955157 या आप टोल फ्री नंबर 1800-180-8296 पे कर सकते हैं या फिर ईमेल आप कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए bhs@yamunaexpresswayauthority.com पर। तो जनाब ये वो अंडरटेकिंग है जो हमने आपको शुरू में बताई थी, जो ब्राउजर में क्लॉज दिया गया है, जो आपको अंडरटेकिंग ये भी आपको जमा करनी होगी। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, कौन कौन सी चीजें इधर लगाई जाएंगी। 2 BHK की स्पेसिफिकेशंस जिसकी हम बात करें, सबसे पहला स्ट्रक्चर RCC फ्रेम स्टील पार्किंग 16 फ्लोर के साथ वॉल्स ब्रिक्स की होंगी। फ्लोर की बात करें, वर्टिफाइड टाइल्स होंगे कोटा के, कॉमन एरिया में स्टेयर्स में भी कोटा के पत्थर। वॉल टाइल्स की बात करें, कलर्ड होंगी। काउंटर टॉप की बात करें, ग्रेनाइट स्टोन होगा। डोर विंडो बात करें, डोर आपका MSL विद फ्लश शटर UPPVC का होगा। विंडोज आपकी UPVC की होंगी। फिनिशेस की बात करें, एक्सटर्नल आपका प्लास्टर विद ग्रिड फिनिश होगा, इंटरनल प्लास्टर विद OBD होगा। अगर हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की बात करें तो आपको ये बता दें कि इसमें जो है जो आपकी वायरिंग वगैरह वो सारी चीजें, सैनिटरी की बात करें तो हर चीज का प्रावधान दिया गया है। जिसमें अगर सैनिटरी की बात करें, जिसमें आपका वाइट सेरा पेरीवेयर हिंडवेयर की चीजें इसमें आपको लगा के फिटिंग्स के साथ दी जाएंगी। अगर हम एक्सटर्नल डेवलपमेंट की रोड की बार्किंग की बात करें तो अप टू 4.5 मीटर इंटरलॉकिंग ब्लॉक टाइल्स होंगी। 4.5 मीटर से 6 मीटर कंक्रीट रोड्स ऑब्लिक टाइल्स पे लगाई जाएंगी। इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स टाइल्स पे लगाई जाएंगी और इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स टाइल्स वो भी इसमें लगाई जाएंगी पार्किंग में। इसके बाद हम बात करते हैं और अन्य चीजों की, तो आप वो भी इसमें देख सकते हैं और फर्दर स्पेसिफिकेशन और क्या-क्या चीजें जो कि इसमें एग्जीक्यूट होंगी। तो जनाब ये आपका है 2 BHK ड्वेलिंग यूनिट का प्लान जो आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर अथॉरिटी की तरफ से आपको 2 BHK का आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
तो ये है जनाब जो आप देख सकते हैं इस तरीके से सेक्टर 22D में यमुना अथॉरिटी की तरफ से मल्टी स्टोरी फ्लैट्स जो कि लगभग 16 फ्लोर्स के जिसमें स्टिल्ट पार्किंग आपको दी जा रही है, कार पार्किंग आपको दी जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं ये डिटेल ब्राउचर हर एक भाई बंधुओं तक जो आपको फ्री में मुफ्त में हमने पहुंचाने का फैसला किया था और हमने आपको पहुंचा दिया है। तो जनाब ये था एक खास अपडेशन जो हमने अपने चैनल के माध्यम से हमारे भाई बंधुओं तक पहुंचा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जनाब अगर आप इस ब्राउज़र को डाउनलोड करते तो आपको अननेसेसरी का भुगतान पैसों का करना पड़ता। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारे भाई बंधुओं तक पहुंच गई होगी और ये वीडियो हम उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट आपसे पर्सनली करते हैं कि इस वीडियो को आप जरूर हर एक इंसान तक पहुंचाएं, क्योंकि जनाब पैसे का मामला है। हर एक इंसान फालतू में अपने पास से पैसे का भुगतान ना करे। अगर आप इस स्कीम को पढ़ने के बाद, ब्राउज़र को समझने के बाद आपको लगता है ये ठीक है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो नए हैं चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, धन्यवाद।